5 ईरानी न्यूक्लियर और एनर्जी प्लांट्स को इसराइल की तरफ से मार्क कर लिया गया है, और इसराइल की 2 गैस फील्ड्स जो कि उसकी एनर्जी का तकरीबन 70% पैदा करती हैं, वो इसराइली दिफाई निज़ाम की सबसे बड़ी कमज़ोरी हैं। मुकाबला ये नहीं कि कौन बड़ा मिसाइल फायर करने वाला है, मुकाबला ये है कि कौन लंबी लड़ाई लड़ सकता है। जब अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वलीअहद से फ़लस्तीन की आज़ादी के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी सियासी हैसियत उनके सामने रख दी। 100 फुट गहराई में मार करने वाला बंकर बस्टर बम एक ही है, और वो अमेरिका के पास है। जब चाइना को ईरानी एनर्जी एक्सपोर्ट्स बंद होंगी तो वो भला क्या करेगा? अरबों की खामोशी उनकी सदियों पे फैली हुई कमज़ोरी का सबूत है। इसराइली तैयारे यमन तक तो पहुंच गए थे, लेकिन क्या वो तेहरान का 3200 किलोमीटर का रिटर्न टिकट हासिल कर पाएंगे या नहीं? कैसे हो दोस्तों, मैं एहतशाम असगर, और आज हम बात करेंगे इसराइल के ईरान पर जवाबी हमले के बारे में। और ये स्टोरी सुनने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई तो लाजमन लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल इसराइली गवर्नमेंट की एक मीटिंग हुई है जिसमें कैबिनेट ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी लम्हे फ़ोन कॉल पे बताकर वो ईरान पे हमले का हुक्म जारी कर सकते हैं। इस खबर का मतलब ये है कि ईरान पर हमला तो लाजमन होगा, और अब इसराइल किसी खास तरफ से किसी खास इंटेलिजेंस का इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही उसे वो इशारा मिले वो ईरान पर अपनी पूरी ताकत से पल पड़े। और इस अटैक में इसराइल लाजमन ये कोशिश करेगा कि वो ईरानी 2 अटैक 14 अप्रैल और 1 अक्टूबर वाले हमलों का एक बहुत बड़ी तबाही से जवाब दे। लेकिन इस जंग का फैसला इस बात पे नहीं होगा कि किसने ज़्यादा तबाही मचाई, इस बात का फैसला होगा कौन ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़ सकता है। अगर हम ईरान और इसराइल का कंपैरिजन करें तो ईरानी आबादी 9.3 गुना इसराइल की आबादी से ज़्यादा है। रकबे में ईरान 75 टाइम्स जो है वो इसराइल से बड़ा है, और ईरान के अपने नेबरिंग कंट्री के साथ कोई भी लैंड डिस्प्यूट नहीं है, उसे किसी भी तरह का कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो इसराइल के अपने जितने भी उसके नेबर्स हैं सब के साथ ही उसके बॉर्डर्स या लैंड के इश्यूज हैं, और तकरीबन तमाम से उसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स भी हैं। ऐसे में इसराइल और ईरान के दरमियान चलने वाली वॉर ऑफ अट्रिशन के बारे में चंद बातें जहन में रखें कि जब अभी ईरानी इनकलाब नया नया था तो तब इराक और ईरान की 8 साल लंबी जंग हुई। वो जंग लड़कर और उसमें सरवाइव करके ईरान ने एक बात तो साबित की कि वो लंबी लड़ाई लड़ने का अहल भी है और अपने आप को बचाने में कामयाब भी हो जाएगा। और इसराइल प्राइम मिनिस्टर जो कि कंप्लीट विक्ट्री की बात करते हैं, अगर उन्होंने वो हासिल करनी है तो उन्हें तकरीबन 5 जंगों को मुकम्मल ख़त्म करना होगा। सबसे पहला फर्दों का न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ईरान अगर एटमी ताकत बनने के करीब है या वो किसी भी टाइम ईरानी एटमी ताकत हासिल कर सकते हैं, तो उसमें फर्दो न्यूक्लियर प्लांट जो है वो कलीदी किरदार का हामिल होगा। इस प्लांट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये 300 फुट गहराई में वाक़या है और इसके ऊपर चट्टानें हैं, यानी कि ये एक पहाड़ी सिलसिले के अंदर 300 फुट गहराई में वाक़या है, और इसे नकारा करने के लिए अमेरिकन मदद तो हर सूरत चाहिए। इसके बगैर इसराइल कभी भी इस प्लांट पे हमलावर भी नहीं हो सकता। इसमें इसराइल को अमेरिका की ना सिर्फ मदद चाहिए बल्कि उसे अमेरिका का एक ऐसा हथियार भी चाहिए जो अभी तक सिर्फ अंकल साम ही यूज़ करते हैं, अभी वो किसी और मुल्क के पास नहीं है, और उस हथियार का नाम है GBU-57, यानी कि गाइडेड बॉम्ब यूनिट 57, जो कि किसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल या किसी भी फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। और इस बॉम्ब में इतनी पावर है कि ये 3000 पाउंड के इक्विवेलेंट जो है वो वज़न रखता है और तकरीबन 200 फुट गहराई में जाके अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। ये बम जो है वो बेसिकली नॉर्थ कोरिया और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ही किसी भी जंग में तबाह करने के लिए बनाया गया था, और अभी तक ये अमेरिका के पास ही है, इसराइल को नहीं दिया गया। अभी तक इसराइल जो पिछले 1 साल से बमबारी कर रहा है, तबाही कर रहा है, आप देखेंगे वीडियोज़ में भी कि जिसमें तमाम तर इमारतें जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं और आग की एक छतरी बनती है, वो तकरीबन 2000 पाउंड और 5000 पाउंड वाले बम जो है वो यूज़ कर रहा है, जो कि सिर्फ 20 मीटर की गहराई तक जाते हैं। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि फर्दों का न्यूक्लियर प्लांट जो है वो तो 300 फुट जो है वो गहराई में वाक़या है। तो इसमें इसराइलियों ने एक जैसे कि हसन नसरुल्लाह को शहीद करने में एक तकनीक इस्तेमाल की कि उन्होंने 25 जो है वो बंकर बस्टर मोबाइल जो है वो एक ही जगह पे फेंके और वो उस बंकर तक पहुंच गए जहाँ पे हसन नसरुल्लाह उनके साथी मौजूद थे। तो इसराइली इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये है कि अगर अमेरिका भी हमारा साथ दे और हमें वो GBU-57 दे दे तो हम फर्दो न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट कर सकते हैं। इसी वजह से ही इसराइल मुसलसल अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है कि या तो वो खुद ईरानी न्यूक्लियर साइट पे हमला कर दे या फिर हमें GBU-57 दे दे, और इस सिलसिले में वो ऐसे ही इकदाम कर रहे हैं जिससे जो
डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, उनको शर्मिंदा होना पड़े और जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की जो है मकबूलियत बढ़े, क्योंकि रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इसराइल के ज़्यादा करीब हैं और वो ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं और इन्हें इसराइली इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रीवियस इरा में यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत भी तस्लीम किया था और तकरीबन तमाम तारीख तमाम जो हैं वो इसराइल के उन्होंने लीगलाइज कंसीडर किए थे और इसराइल में उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, वो इन्वेस्टमेंट के भूखे भी हैं और उनका तिल अवीव में यरूशलेम में होटल्स का वो बिजनेस है, उसके अंदर उन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फेवरेट कैंडिडेट है। बाकी हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा नेतन्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट, जिसमें ईरान की तकरीबन 15,000 सेंट्रीफ्यूजिज मशीनें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। तो ये ईरान का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट ऐसे है कि इसका 50% जो है वो अंडरग्राउंड है और 50% जो है वो ज़मीन के ऊपर ही है, और जो अंडरग्राउंड है वो भी 100 फुट की कम गहराई में है और वो ज़मीन भी बहुत नरम है। और अगर ये हिट होता है तो ईरान का जो न्यूक्लियर बनने का ख्वाब है वो तकरीबन बरसों पीछे चला जाएगा। कुछ अर्सा पहले खबरें आई थी कि ईरान ने इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो ज़ेर ज़मीन मुंतकिल कर दिए हैं, यानी कि वो हिस्से जिनको ईरान खो नहीं सकता, यानी कि उनका नुकसान उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, वो उसने ज़ेर ज़मीन गहराई में मुंतकिल कर दिए हैं। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में अभी भी इस प्लांट का बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो ज़मीन के ऊपर नज़र आ सकता है। बाकी जो 3 प्लांट हैं वो अस्फहान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फिर अरक हैवी वाटर है और थर्ड वन जो होगा वो पार्चिन का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है। ये तीनों हैं तो अंडरग्राउंड, लेकिन बहुत कम गहराई में, तकरीबन 20 फुट की गहराई में है, लेकिन ये सारे सिस्टम जो हैं बड़े वेल डिफेंडेड हैं। ईरान के पास भी जो इसका दफाई निज़ाम है वो भी मल्टी लेयर्ड है। सबसे पहले तो आ जाता है रशियन S-300A, जो कि पूरे मुल्क के लिए और स्पेशली ये नतन्स एनरिचमेंट न्यूक्लियर प्लांट के लिए बनाया गया था। ये तेज़ रफ्तार फाइटर जेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल को ईरानी हदूद से बाहर मार गिराने का काबिल है। और फिर ईरानियन मेड एक इनका अपना दफाई निज़ाम है B-3, वो भी तकरीबन S-300A जैसी खसूसियात रखता है। और फिर ईरान का एक और सिस्टम भी है हरकात, ये एक पूरी सीरीज़ है। 2019 में आपने सुना होगा कि अमेरिकन ड्रोन जो है, ग्लोबल हाक ड्रोन जो हैं वो गिराए थे, तो वो ईरान ने इसी मिसाइल सिस्टम की बदौलत गिराए थे। किस्सा मुख्तसर दोस्तों कि ईरान के पास दुनिया का बेहतरीन तो नहीं, लेकिन एक अच्छा, मुनासिब और कारआमद दफाई निज़ाम है, और इसके जो जवाबी हमले की सलाहियत है वो इसे और मजीद ताकतवर बनाती है कि अगर इसराइल अमेरिका की मदद से हमला करता है तो ईरानी जो जवाब में हमला करेंगे वो फिर इसराइल को मुश्किलात से दो चार करेगा। अगर हम इन दोनों मुल्कों की दुश्मनी का तज्जिया करें तो हमें पता चलता है कि इसराइल 2 तरह के तरीकों से ईरान पे हमलावर होने की कोशिश करता है, बल्कि हो रहा है। सबसे पहला तो है वो नॉन कन्वेंशनल वारफेयर करता है, यानी कि साइबर सिस्टम पे अटैक करता है। जैसा कि 2010 में उसने एक सॉफ्टवेयर की मदद से तकरीबन मोर देन 2 और 3,000 सेंट्रीफ्यूज मशीन को नकारा कर दिया था। फिर 2020 में नेथन्स न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट में एक स्पाई की मदद से उसने आग लगवा दी थी और वो बहुत दिन वो आग जो है वो न्यूक्लियर प्लांट पे चलती रही थी। या जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनका कत्ल करवाता है। ये तकरीबन तब तक ही काम चलता रहेगा जब तक अमेरिका की मदद से इसराइल ईरानी एटमी ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देता, या फिर ईरान जो है वो एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर लेता। अब हम बात करते हैं कि जवाबी हमले की सूरत में ईरान इसराइल पे किधर हमला करेगा। तो इसराइल का जोग्राफिया और आबादी इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसकी तमाम तर मिलिट्री ताकत, वेस्टर्न इमदाद और फ़ज़ाई बर्तरी के बावजूद ये जो इसकी कमज़ोरी है इसकी तमाम तर खूबियों पे भारी पड़ती है कि तकरीबन कोई भी बड़ी ताकत जो है वो इसकी सरहद पे इसका नातका बंद कर सकती है और कोई भी बड़ा नुकसान इसराइल को दहाइयों पीछे लेके जा सकता है। ईरान भी जवाब में तकरीबन 4 मकामात पे हमला करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल में वाटर नहीं है, तो इसकी तमाम तर जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो गैस से पूरी होती है। इसने मेडिटेरेनियन सी में इसने गैस फील्ड्स बनाए हुए हैं, अतमार और लेवियंथन, जिससे तकरीबन 70% जो इसराइल की एनर्जी की ज़रूरत है वो पूरी होती है। और वो ज़ेरे ज़मीन नहीं है, वो वल्नरेबल हैं। उसकी हिफाजत के लिए अमेरिकन बेड़ा महीनों बल्कि पिछले कई सालों से उधर खड़ा हुआ है कि उन पर कोई अटैक ना करे, क्योंकि 70% एनर्जी का और कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता। इन गैस फील्ड्स पे अटैक इसराइल की मशीनरी को जाम कर देगा। दूसरा जो टारगेट होगा वो तिल अवीव और तिल अवीव का बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर बिन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिट होता है तो इसराइली एविएशन इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और तिल अवीव जो कि इसराइल का एक इन्वेस्टमेंट हब भी है, मरकजी शहर है और पॉपुलेशन भी इधर ज़्यादा है, अगर वो हिट होता है तो उससे भी इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो नीचे आ जाएगी। और थर्ड पे जो टारगेट होगा वो इसराइल का शहर है हाइफा,
यानी कि जिधर उसकी बंदरगाह मौजूद है। इसराइल की जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं या गैस की वो जो एक्सपोर्ट करता है, वो तमाम तर तनसीबात जो हैं वो हाइफा पोर्ट के पे मौजूद हैं, और इन तनसीबात का हिट होना भी इसराइल को नाकाबिल इतलाफी नुकसान से दो चार कर देगा। फोर्थ वन जो है वो नजीब डेजर्ट में, इसराइल के शुमाली एरिया में नजीब डेजर्ट है जिसमें उसकी मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स हैं, और ये पिछले हमले में भी ईरान ने दिखाया था कि वो नजीब डेजर्ट को हिट कर सकता है। जो 14 अप्रैल का हमला हुआ था उसमें सिर्फ मिसाइलों ने अपने वजन से ही उधर नुकसान किया था, और जो 1 अक्टूबर का हमला हुआ था इसमें खबरें हैं कि कुछ एयरक्राफ्ट को भी नुकसान हुआ था। तो जब ईरान अपनी पूरी ताकत से नजीब डेजर्ट पे हमला करेगा तो फिर लामहल्ला इसराइल को अपना मिलिटरीली और न्यूक्लियर जो है उसका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो हो गई एक मफरूजात की बात कि अगर वो इधर हमला करेंगे तो वो इधर हमला करेगा, लेकिन इस जंग में सबसे ज़्यादा जो फ़र्क डालने वाली चीज़ है कि वो लंबी जंग कौन लड़ सकता है। तो इस सेंस में ईरान के पास इसराइल से ज़रा ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इसराइल मिलिटरीली कोई स्पाई नेटवर्क में या मुसाद का ईरान बड़ी इजीली मुकाबला कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान के पास इन चीज़ों का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ईरानी रेजिलियंस में, स्ट्रेटजिक पेशेंस में और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में माहिर हैं, और इस बात को जाने जाते हैं। अगर ये तमाम तर चीज़ें ईरान की हिट भी हो जाती हैं और ईरान सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी बचा लेता है कि वो हर रोज तिल अवीव पे 1-2 क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल फेंकना शुरू कर दे, वो चाहे खोखे ही हो, उसमें कोई वारहेड्स भी ना हो, तो तकरीबन 2 टाइम जो है वो इसराइल की आबादी को अपने काम से बंकर्स में जाना पड़ेगा, और मल्टी मिलियन डॉलर्स उन 2 मिसाइलों को रोकने पे लगाए जाएंगे। तो ऐसे नेशंस नहीं चल सकती होती, और ईरान के पास ये सलाहियत बचाना तो बहुत ज़्यादा इजी है कि वो जस्ट 1-2 मिसाइल फायर करने के काबिल, वो सालों तक भी 1-2 मिसाइल जो है वो फायर इजीली कर सकता है। ताहम इसराइल ईरान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी रखता है, इरादा भी रखता है, और वो पूरी कोशिश भी करेगा, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो एक बड़ी जंग में छोटी छोटी बैटल्स तो जीत सकता है, लेकिन एक लंबी जंग अकेले वो अपने आप को ही सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब अरबों को भी अंदाज़ा हो गया है कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी का मसला हल किए बगैर इसराइल के साथ अपने तल्लुकात नॉर्मल नहीं कर सकते, और ना ही वो ईरान की एटमी पावर बनने की एक हद से ज़्यादा मुखालफत कर सकते हैं। क्योंकि एंथनी ब्लिंकन ने एक मीटिंग में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जब पूछा कि क्या वो फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर इसराइल के साथ तल्लुकात नॉर्मल नहीं कर सकते, तो वली अहद का जवाब बड़ा मज़ेदार था। उन्होंने कहा, सवाल ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, सवाल ये है कि क्या इसके अलावा कोई और हल है कि फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर हम कैसे इसराइल के साथ नॉर्मल तल्लुकात रख सकते हैं। क्योंकि चाहे वो किंगडम है, चाहे बादशाह है, लेकिन जो पब्लिक डिज़ायर है उसके आप अगेंस्ट इतना भी नहीं जा सकते होते, क्योंकि ऐसे फिर जो तनकीदी एलिमेंट्स होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी होती है, और जो बादशाह होता है वो गैर मकबूल हो जाता है। ग्लोबल गैस जनरेशन में ईरान का हिस्सा सिर्फ 2% है। अगर वो ख़त्म भी हो जाता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मसला ये है कि ईरान पे हमला करने की सूरत में कुवैत, कतर और सऊदी अरब की भी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि ईरान सबसे पहले पर्शियन गल्फ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से बंद करेगा, और इन तमाम गल्फ कंट्रीज़ की पेट्रोकेमिकल्स जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाएंगी। तो यही मसला है जिसकी बिना पे अरब मुल्क जो हैं वो अमेरिका को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि ईरान की गैस या ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला नहीं किया जाए, और ना ही हमारी एयर स्पेस को यूज़ किया जाए, क्योंकि ऐसे में गल्फ कंट्रीज़ की माशी सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचेगा। और यही बात है जिसने अभी तक इसराइल के जवाबी हमलों को लगाम डाली हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह रीफ्यूलिंग इशू है कि इसराइली तैयारे यमन तक तो पहुंच गए थे, लेकिन वो ईरान तक का 3200 किलोमीटर का रिटर्न सफ़र विदाउट रीफ्यूलिंग नहीं कर सकते। ये दुनिया के किसी भी फाइटर जेट के लिए नामुमकिन है। तो इस हमले में इसराइल को रीफ्यूलिंग जो जेट्स हैं वो भी चाहिए होंगे, और वो इसराइल के पास हैं, लेकिन उनमें मसला ये है कि जब रीफ्यूलिंग होगी तो उन्हें अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, और वो ईरानी मिसाइल्स या ईरानी जवाबी हमले का ईजीली शिकार हो जाएंगे। तो इस मसले को हल करने के लिए इसराइल ने अज़रबैजान से रिक्वेस्ट की हुई है कि वो हमें अपनी एयर स्पेस और मिलिट्री अड्डे दे ताकि हम ईरान पे हमला कर सकें। और अज़रबैजान में मुसाद और इसराइली मिलिट्री के 3 से 4 बेसिस ऑलरेडी हैं भी, लेकिन अभी तक अज़रबैजान ने ईरान पर हमले के लिए इसराइल को ऐसी कोई भी नोट नहीं दी। और आखिरी खबरों तक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ये इख्तियार मिल चुका है कि वो किसी भी वक्त जंग को शुरू कर सकते हैं। तो खित्ता एक यकीनी जंग की तरफ बढ़ रहा है, और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं है। बरसों की खुफिया दुश्मनी अब एक खुली जंग में तब्दील हो चुकी है, और अब तक की छोटी छोटी जंगों में इसराइल का पलड़ा भारी है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जैसा कि वियतनाम जंग में हुआ कि रोज़ अमेरिकन विक्ट्रीज, छोटी छोटी बैटल्स में उनकी विक्ट्रीज की खबरें आती थी कि आज उस अमेरिका ने इतने वियतनाम बागी मार दिए, इतना इलाका फतह कर लिया, लेकिन एट द एंड वियतनाम बागियों को ही फतह हासिल हुई।
छोटी जंगों में तो इसराइल ही जीतेगा, लेकिन एक बड़ी और लंबी जंग में ईरान का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि जो एक बड़ा मुल्क होता है उसे सदमा झेलना आसान होता है। और इन दोनों में भी वही जीतेगा जिसके पास लॉन्ग वार लड़ने का हौसला होगा, वसाइल होंगे और मैन पावर होगी। बाकी आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।